होता है फाइनेंशियल फंक्शंस के थ्रू फाइनेंशियल कैलकुलेशंस करते हैं। फाइनेंशियल कैलकुलेशंस का मतलब पैसा देना या पैसा लेना। पैसा देने का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट करना, भाई हमने एफडी करी। पैसा लेने का मतलब होता है हमने लोन लिया। तो फाइनेंशियल फंक्शन का सीधा जो कॉन्टैक्ट है वो है बैंकिंग एक्टिविटीज से, बैंकिंग एंड फाइनेंस से। जिसके अंदर हमें फंक्शंस पढ़ने थे वो फंक्शंस हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था पीवी प्रेजेंट वैल्यू होता है एक ऐसा फंक्शन जिसके थ्रू हम लोन की वह अमाउंट निकालते हैं जो हमने लिया था। एफपी फ्यूचर वैल्यू जिससे हम ये निकालते हैं कि लोन लेने के बाद आज से 5 साल बाद या फिर लोन का जो टर्म होगा उस पीरियड के बाद, आफ्टर 5 to 10 ईयर जो भी लोन का टर्म पीरियड है, उसके बाद हमें टोटल कितना अमाउंट पे करना है, यानी कि फ्यूचर वैल्यू हमें यहाँ से पता चलती है, फ्यूचरिस्टिक वैल्यू। अगर हम फाइनेंशियल फंक्शंस नहीं पढ़ते तो आज मैं ये भी बताऊंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होने वाली है हमारे साथ। ठीक है, रेट हमने एक फंक्शन पढ़ा था जिसके अंदर हमने ये पता करा था कि रेट का मतलब होता है जस्ट इंटरेस्ट का रेट। ये पता करना कि कोई भी कैलकुलेशन है तो उसमें किस ब्याज दर से हमारी फ्यूचर वैल्यू निकल रही है। मान लीजिए कोई आपको वादा कर रहा है कि अगर आप इतना पैसा जमा करोगे तो आपको एक साल बाद इतना पैसा मिलेगा, तो आप उसमें रेट फंक्शन लगाकर इंटरेस्ट पता कर सकते हो कि कितना ब्याज दर में आपको पैसा रिटर्न दे रहा है। एन पर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड्स। इसका मतलब सिंपली होता है कि कितने नंबर ऑफ पीरियड्स तक हमें लोन मिला या हमने लोन दिया। इसमें 3 साल 4 साल। एन पर का देखो ध्यान समझना, मैं दोबारा बता रहा हूँ। एन पर में जो एन का मतलब है वो नंबर है और पर का मतलब होता है पीरियड। सोनू क्या बोला मैंने? क्या सर? मैंने भी क्या बोला एन पर के बारे में? सर एन पर मतलब कि जो नंबर ऑफ पीरियड होते हैं, मतलब जैसे हमने किसी से पैसे लिया तो हमने कितने टाइम के लिए लिया। ध्यान रखना, मैं कभी भी किसी को भी बीच में से उठा सकता हूँ, पूछवा सकता हूँ। एन पर मतलब, और रिकॉर्डिंग भी हो रही क्लास की। एन पर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड्स, यानी कि एन मतलब नंबर, पर मतलब पीरियड्स। कितने नंबर ऑफ पीरियड्स तक हमने वो लोन लिया है या लोन दिया है। मान लीजिए आपने 5 साल तक लोन लिया है, 5 साल के लिए, तो एन का मतलब हो गया 5 और पीरियड का मतलब हो गया ईयर्स। समझ में आ गया? 5 ईयर्स। नेक्स्ट, अगर हमें हमें हर 3 महीने एक पर्टिकुलर ईएमआई जमा करनी है तो उस टाइम पे जो एन पर बन जाएगा, यानी कि पीरियड सेट होगा, वो क्वार्टरली बेसिस होगा। कोई आपसे बोल रहा है कि हर 3 महीने आपको 2 साल तक, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, देखते हैं कौन जवाब देता है। हर 3 महीने आपको 2 साल तक कितना पैसा बैंक में जमा करना है, कितना, 1000 रुपए। मान लीजिए आपको कोई लोन की पेमेंट करनी है और उसमें इंस्टॉलमेंट में निकल के आया कि हर 3 महीने आपको 1000 रुपए 2 साल तक पे करने हैं। तो बताइए टोटल कितनी पेमेंट्स आप करेंगे? सर 8,000। 8,000। 8000 बता रहे हो आप? ठीक है, अब मेरा सवाल बेटा ये बदल चुका है। मेरा सवाल ये है, एक सेकेंड, एक 8000 कैसे? अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, मान लिया। अब मुझे बताओ कितनी बार हम पेमेंट करेंगे बैंक को, कितनी बार? सर साल में सर 8 बार। टोटल कितनी 8 बार? टाइम सर, 2 साल में नहीं, 8 टाइम। टोटल कितनी पेमेंट करेंगे हम बैंक को? टोटल अमाउंट नहीं पूछ रहा हूँ, कितनी बार हम बैंक में जाकर पेमेंट करेंगे? 8 सर पेमेंट। 8 बार, 8 बार, 8 बार। 8 पेमेंट्स। 8 बार, बिल्कुल सही। क्योंकि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 होते हैं। 3 3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। अगर आप एक साल में जो 12 महीने उनको 1/4 करते हो तो निकल के 3 आता है। ठीक है, तो अगर एक सर्कल आप बनाओगे, एक सर्कल को कभी भी 4 टुकड़ों में काटना है, जैसे कोई केक होता है, कोई पिज्जा होता है, तो आपको पता चलेगा 1/4 हिस्सा एक क्वार्टर कहलाता है। तो जनवरी फरवरी मार्च पहला क्वार्टर, अप्रैल मई जून दूसरा क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर तीसरा क्वार्टर, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर फोर्थ क्वार्टर। तो एक साल में होंगे 4 क्वार्टर, 3 3 महीने के। हर 3 महीने के एंड में जब हम पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, अगले 3 महीने जो अगले साल के होंगे उसमें भी हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो टोटल ओवरऑल हो गए 2 साल के हिसाब से 8 पेमेंट्स। तो ध्यान रखना, एन पर और नंबर ऑफ पेमेंट्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एन पर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड्स और एन पर का मतलब ये भी होता है कितनी टोटल आप पेमेंट्स करोगे। ठीक है, फिर आता है पीएमटी जिसको आज मैं कवर करूंगा, पर अभी मेरा फोकस है पीवीएफपी पे। दोबारा से आप लोगों को मैंने होमवर्क भेजा था लास्ट क्लास में, यानी कल कल आप लोगों का ऑफ होगा वेडनेसडे को, तो आई होप आप सबका सब अपना होमवर्क कंप्लीट करके मुझे शाम तक मेल कर देंगे। तो अब आज मैं बताने वाला हूँ इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट, जब ध्यान से पकड़ना है इस चीज को। मान लेते हैं कि आपने फाइनेंशियल फंक्शंस नहीं पढ़े हैं, मान लेते हैं, तो क्या होगा? देखो, अगर किसी पर्सन ने एक्सेल के अंदर फाइनेंशियल फंक्शंस नहीं पढ़े हैं तो वो एक्सेल को भी कैसे यूज करेगा। इसलिए कहते हैं कंप्लीट नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ये आपकी आंखें खुलने वाला है।
जो जो मेरी बातें सुन रहे हैं उनको बोलना है यस सर, जिससे कि मैं कोई समझ में आ जाए कि मैं बात कर रहा हूँ इंसानों से। यस सर। यस सर। ओके, यस सर। अब ध्यान से समझना। मान लेते हैं आज आपने लोन लिया। आज आपने लोन लिया, कब लिया? आज लिया। आज का मतलब जीरो। जीरो क्यों? क्योंकि अभी लोन आपने एक दिन के लिए भी यूज नहीं करा। इस एग्जाम्पल में जा रहा हूँ मैं, इस वाले एग्जाम्पल में जो हमने कल किया था कवर। यहाँ पर इस एग्जाम्पल में कह रहा था कि कंपनी ने एक लोन लिया है 5 लाख रुपए का 7.5% ब्याज के तहत 5 साल के लिए, और हमें मेच्योरिटी अमाउंट निकालना है जो हमें उसे पे करना है। किसको पे करना है? बैंक को पे करना है। तो देखो, अगर वो पर्सन फाइनेंशियल फंक्शंस नहीं पढ़ेगा तो वो कितना टाइम वेस्ट करेगा यहाँ पर। मान लेते हैं मुझे निकालना है कि बैंक ने मेरे को अमाउंट बताई। बैंक ने कितनी अमाउंट बताई आपको? बैंक ने बोला जी आपको तो टोटल 7,17,814 रुपए पे करना है। मान लेते हैं बैंक ने तुरंत बता दी। बैंक को तो आता है फाइनेंशियल फंक्शन, बैंक ने आपको बता दी। आप घर आए, अब आप भी तो रीचेक करोगे ना कि 7,17,814 रुपए ठीक बैठ रहे नहीं ठीक बैठ रहे। तो इसके लिए आपको फाइनेंशियल फंक्शन के अलावा दूसरा तरीका भी आना चाहिए। देखो भाई, सिंपल सी बात है, अगर आप किसी भी सॉल्यूशन को दो अलग अलग तरीकों से करना जानते हो और दोनों तरीकों से आंसर सेम आ रहा है, तो इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि वो आंसर बिल्कुल ठीक है। रादर देन दैट कि एक ही सॉल्यूशन को आप दो बार सॉल्व कर रहे हो, एक ही क्वेश्चन को एक ही तरीके से, और आंसर सेम आ रहा है, तो उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि वो गलत होगा। कहने का सिंपल सा मेरा मतलब ये है कि आपके पास एक दूसरा अल्टरनेटिव मेथड होना चाहिए। ये मैं अल्टरनेटिव मेथड बता रहा हूँ अलग, और ये मैं वो तरीका बता रहा हूँ जो लोग यूज करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। अगर आपने फाइनेंशियल फंक्शन नहीं सीखा तो देखो कितनी दिक्कतें आएंगी। मान लेते हैं आज आपने लोन लिया, आज मतलब जीरो, 5 लाख रुपए का लिया। तो 5 लाख रुपए का लोन अगर आज के टाइम पे आपके पास है तो कोई ब्याज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक आपने उस लोन को एक भी दिन अपने पास नहीं रखा। ब्याज का कनेक्शन डायरेक्टली किससे होता है? समय से होता है। तो जितने समय के लिए आपने वो पैसा अपने पास रखा, उसकी कीमत बनेगी, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। समय की कीमत का नाम ही इंटरेस्ट होता है। अब यहाँ मैंने लिखा है अमाउंट पोजेस। अमाउंट पोजेस का मतलब क्या है कि आपके पास पैसा कितना है। लिया आपने, प्रिंसिपल अमाउंट 5 लाख है, इंटरेस्ट के ऊपर कुछ नहीं बनेगा पहले दिन में, और आपके पास 5 लाख रुपए हैं। अब इस 5 लाख रुपए को, अब मैं धीरे धीरे बोलूंगा, इस 5 लाख रुपए को आपने 0 से लेकर 1 तक यानी कि पूरा एक साल अपने पास रखा। तो अब आपके पास वैल्यू कितनी है? इक्वल टू दिस सेल एंटर। यानी कि आपने ये वैल्यू 0 से लेकर 1 तक अपने पास रखी पूरे एक साल तक। तो क्योंकि अब 0 से लेकर 1 तक हो गया, एक साल हो गया, तो अब इसकी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। इसकी कीमत कितनी बनेगी? इक्वल टू 5 लाख गुणा 10%, सॉरी 7.5%। 7.5% ही है ना इंटरेस्ट, एक बार देख लेता हूँ। देखो 7.5% जो इंटरेस्ट का रेट था वो क्या था? उसके आगे लिखा होता है एक वर्ड जिसको हम बोलते हैं पीए। पीए मतलब होता है पर एनम। यानी कि 5 लाख रुपए के लोन की कीमत हमें चुकानी पड़ेगी हर साल में 7.5%। 7.5% उसका हमें हर साल चुकाना पड़ेगा। आई डोंट नो आप इसको कैसे समझ रहे हो, पर मैं एक एक चीज को स्ट्रेस करके बोलता हूँ कि 7.5% आप उसकी कीमत चुकाओगे। तो आपने उस 5 लाख रुपए को 0 से लेकर 1 तक एक साल अपने पास रखा, तो इसीलिए उसकी 7.5% के हिसाब से कीमत बैठती है 37,500 रुपए। तो अब आपके पास 5 लाख रुपए नहीं है, अब आपके पास है इक्वल टू 5 लाख रुपए प्लस इंटरेस्ट। बैंक ऐसा कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, बैंक कह रहा है। अब ऐसा क्यों है? कोई बताएगा क्यों ऐसा? वैभव कह रहे हैं एक बार फिर से बता दो। चलो बता दूंगा, डोंट वरी। फिलहाल आप चैट बॉक्स में आंसर दो, सबके सब कोशिश करो। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। चैट बॉक्स में आंसर दो सभी, चैट बॉक्स प्राइवेट मैसेज करके। सिंपली ये बताओ कि मैंने एक साल बाद ये क्यों बोला कि हमारे पास 5 लाख रुपए प्लस 37,500 है। बस इतना सा मेरे को चैट बॉक्स में दिखा दो, मैं देख लूँ। छोटा सा आंसर लिखना, ज्यादा टाइम मत लगाना इसमें। सोनू कह रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट हुआ एक साल का। भानु कह रहे हैं बिकॉज ही इज नॉट पेइंग द लोन। वेरी गुड वेरी गुड। छवि कह रही है ड्यू टू 1 ईयर हैज पास्ड। छवि कह रही है एक साल बीत चुका है, ठीक है। बाकी लोग क्या कह रहे हैं जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी कुछ तुरंत 1 मिनट के अंदर।
क्योंकि इंपॉर्टेंट है आप लोगों का आंसर देना भी साथ के साथ। इंद्र जी कह रहे हैं पीवी के साथ अब इंटरेस्ट भी जुड़ गया है। हाँ, तो इंटरेस्ट क्यों जुड़ा है, मतलब मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि एक साल बाद हमारे पास 5 लाख रुपए नहीं है बल्कि 5,37,500 है। ऐसा क्यों है कि हमारे पास 5,37,500 है? तो देखो, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं हमारे पास 5,37,500 है क्योंकि हम इंटरेस्ट बैंक को नहीं दे रहे हैं। बैंक ऐसा कह रहा है कि देखो एक साल बाद जो अमाउंट है ना इंटरेस्ट की वो 37,500 रुपए है। अब बैंक का ये मानना है कि वो पैसा तुम हमें नहीं दे रहे हो। हाँ हाँ, हम कह रहे हैं सर 7 से 5 7.5% ब्याज जोड़ दिया। हाँ, 7.5% ब्याज क्यों जोड़ दिया बैंक ने? इसलिए जोड़ दिया आपके लोन अमाउंट में क्योंकि आपने वो पैसा बैंक को नहीं दिया। तो बैंक का कहना है कि वो इंटरेस्ट भी एक तरीके से आपके लोन में ऐड हो गया। अजी कैसे हो गया, मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है। बैंक कह रहा है कि तेरे पास 5,37,500 है, हो सकता है मेरी डॉटर की वेडिंग थी, मैंने सारा का सारा पैसा खर्च कर दिया, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं है। पर बैंक कह रहा है भाई तुम्हारे पास इतना ही है क्योंकि तुमने जब मेरे से लिया था तो 5 लाख लिया था। और अब मेरा मानना है कि जब तक तुम मुझे 5 लाख रुपए नहीं लौटाओगे तब तक एक तो वो पैसा तुम्हारे पास रहेगा 5 लाख का एक तरीके से मेरी नजर में, दूसरा ये कि उसकी वक्त की कीमत 37,500 है। उस वक्त तक तुम मुझे पैसा नहीं दे रहे हो जिसकी वजह से मेरा बिजनेस में लोन नहीं दे पाऊंगा लोगों को, तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और वो कीमत है 37,500। अब आपके लोन की अमाउंट 5,37,500 इसलिए होती है क्योंकि आप मुझे इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट भी आपके पास ही है उस 5 लाख के साथ, इसीलिए आपके पास 5,37,500। अब देखो क्या होगा, 5,37,500 जुड़ता रहेगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में आपको बता रहा हूँ। अब आपके पास 5,37,500 पड़े हैं दूसरे साल, आपने अब इस अमाउंट को एक साल से लेकर दूसरे साल तक लेकर चले गए, मतलब पूरा एक साल इसे और यूज करा। तो अब इसके ऊपर इंटरेस्ट हम बनाते हैं, कितना आएगा इंटरेस्ट बना के 7.5%, 40,312। अब देखो इंटरेस्ट बढ़ रहा है और इक्वल टू करके अब बैंक बोल रहा है कि 2 साल बाद तुम्हारे पास ये पैसे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट टोटल कितना। अब बैंक कह रहा है तुम्हारे पास इतना है, हम कह रहे हैं भाई कैसे है, क्योंकि भाई तुम इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो। इंटरेस्ट ना देने की वजह से वो पैसा भी लोन में जुड़ रहा है और इसी वजह से तुम्हें इंटरेस्ट बढ़ के दिख रहा है। अगर तुम मेरा प्रिंसिपल अमाउंट चुका दोगे, प्रिंसिपल अमाउंट बोले तो लोन अमाउंट थोड़ा थोड़ा करके चुका दोगे, तो जो अगला इंटरेस्ट होगा वो कम लगेगा। अब मेरे पास बैंक कह रहा है कि 2 से लेकर तीसरे साल तक पैसा ये पड़ा है, इसके ऊपर भी सेम वही करना है, सेम कैलकुलेशन। ध्यान रखना जब आप घर पे इसको करो ड्रैग मत करना। ड्रैग इसलिए मत करना क्योंकि अगर आप ड्रैग कर दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। this cell plus this cell with this cell into 7.5% equal to this cell plus this cell is equal to this cell enter। अब देखो आ गई ना अमाउंट। आफ्टर 5 years हमारे पास 7,17,814 रुपये 66 पैसे हैं, यही हमें चुकाना है और यही अमाउंट देखो यहाँ पे भी निकल के आ रही है। इस वजह से हम फाइनेंशियल फंक्शंस पढ़ते हैं। फाइनेंशियल फंक्शंस पढ़ने के बाद क्या होगा, पहली बात तो आपको इतनी सारी सेल्स टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, प्लस एक एक करके वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है। आप एक्सेल के लॉजिक को समझ जाओ, एक्सेल के अंदर ऑलरेडी ये सब प्रोग्रामिंग सेव है, जो आपने अभी कैलकुलेट करी ना, ये प्रोग्रामिंग एक्सेल के अंदर ऑलरेडी सेव्ड है, बस आपको उसको प्रोग्रामिंग को समझना है। और अगर आप समझ जाते हो तो बस आप फाइनेंशियल फंक्शन सीख गए। इक्वल टू F3 करा, कंट्रोल ए दबाओ, उसको रेट बता दो, रेट कौन सेल पे, इस वाली सेल पे। एंकर बता दो कौन सी वाली सेल पे, इस वाली सेल पे। पीवी बता दो कौन सी वाली सेल पे, इस वाली सेल पे। और ओके का दैट्स इट, आ गया आपका आंसर। ध्यान रखना इसको रट के नहीं करना, जो मैंने राइट वाला मेथड बताया टेबल वाला वो भी आपको आना चाहिए। ध्यान रखना, मेरा मानना है पहले ये आना चाहिए आपको, फिर फाइनेंशियल फंक्शंस आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको मैथमेटिक्स ही नहीं आती तो आप एक्सेल क्या सीखोगे। इसलिए पहला मैथमेटिक्स आनी चाहिए फिर एक्सेल आना चाहिए। ये मैथमेटिकल वाले क्वेश्चन हैं। कभी भी किसी टेक्नोलॉजी को आप तब सीखोगे जब आपका बेसिक क्लियर होगा। वैभव कह रहे सर राइट वाला एक और बार बता दो। अरे बेटा राइट वाले मैंने बस इतना बताया कि अगर आपने लोन लिया है 5 लाख रुपए का, तो जीरो का मतलब होता है कि आज के दिन आपके पास वो 5 लाख रुपए पड़े, ठीक है।
प्रिंसिपल अमाउंट है 5 लाख रुपए, इंटरेस्ट कुछ नहीं बनेगा उसका, क्योंकि जिस दिन आप लोन लोगे उस दिन थोड़ी ना कोई इंटरेस्ट बनेगा। तो बैंक कह रहा है आपके पास 5 लाख रुपए भी पड़े हैं, अब इस 5 लाख रुपए को आपने 0 से लेकर 1 तक यानी कि पूरा 1 साल अपने पास रखा, यानी कि इक्वल टू अब आपके पास ये 5 लाख रुपए हैं। अब इसके ऊपर ब्याज बनेगा, तो कितना बनेगा, 5 लाख रुपए गुणा 7.7%, एंटर, तो इतना ब्याज बना। अब बैंक कह रहा है कि 1 साल बाद तुम्हें इतना पैसा देना है, कितना, ये दोनों अमाउंट जो आ रही है, बैंक कह रहा है ये दोनों जो अमाउंट है ना, ये 1 साल बाद तुम्हारे पास पड़ी हुई है। अब तुम्हारे पास 5 लाख नहीं है, जब तुमने लोन लिया था तब तुम्हारे पास 5 लाख था, अब 1 साल बाद तुम्हारे पास मेरा इंटरेस्ट भी है, इसीलिए मैं बोलूंगा तुम्हारे पास लोन भी अमाउंट है, लोन का अमाउंट भी प्लस इंटरेस्ट अमाउंट भी, जो बिल्कुल सही बात है। फिर दूसरे साल में बैंक कह रहा है कि अब तुम्हारे पास ये 5,37,500 1 साल और रह गए हैं, तो अब इसकी कीमत बनेगी। हम कह रहे भाई 5 लाख की बनाओ ना, तो बैंक कह रहा था 5 लाख की मैं तब बनाता जब तुम इंटरेस्ट मेरे को दे देते, तुमने मुझे इंटरेस्ट ही नहीं दिया, तो मैं क्यों बनाऊं 5 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट तुम्हारा, मैं तो तुम्हारा जो अगला ब्याज है वो 5,37,500 के ऊपर बनाऊंगा। अब क्यों बनाओगे, क्योंकि आपने मुझे इंटरेस्ट नहीं दिया, जब आप मेरे को मेरा इंटरेस्ट नहीं दे रहे, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दे रहे, तो मैं क्या कम करूं। बिल्कुल ठीक कहना है जी, दैट मेक सेंस। ऐसा कर करके हमें अपनी कैलकुलेशन पता चल जाएगी कि क्यों बैंक कह रहा है कि तुम्हें 7,17,000 इतना रुपये देना। अगर किसी को समझ में नहीं आया मेरे से पूछ सकता है, जैसे वैभव पूछ रहा है। बताओ किस सेल पे अमाउंट लिखी है, मुझे कौन सा सेल सेलेक्ट करना है, बताओ। L9 सर अमाउंट प्रोसेस वाला। सर, L9 प्रोसेस वाला L9, ठीक है, ये वाला। इंटू 7.5% इक्वल टू दिस सेल प्लस दिस सेल। बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। आप पता क्या करना है, मैं आपको एक तरीका बताऊं, कभी भी कोई भी चीज सीखती है ना, आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझो, सामने वाला जो कह रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझो। मान लेते हैं कि आप अपनी चला रहे हो किसी टॉपिक के ऊपर और सामने वाले को आप समझ ही नहीं रहे, तो आप हमेशा दुखी रहोगे। सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को समझो, ऐसा क्यों कह रहा है, बैंक की नजरिए को समझो, बैंक की जगह अपने आप को रखो। हाँ, ये सबसे बेस्ट तरीका है, बैंक की जगह अपने आप को रखो। और ये मत बोलो कि ये क्वेश्चन में कंपनी ले रही है लोन, ये सोचो कि बैंक यानी कि आप ही दे रहे हो ये लोन। जैसे आप ये सोचोगे तुरंत आपके दिमाग में घंटी बजेगी और आप सीख जाओगे। प्रॉब्लम यही है कि हम ये बोलते हैं कि एक बार एक राजा था, राजा का नाड़ा खुला, इस तरीके से वो राजा पहले खुद बन जाओ। जब ये आप इमेजिन करोगे तो आप ज्यादा रिलेट करोगे इस टॉपिक से, तो सारा खेल इमेजिनेशन का है इस, तब आपको क्लियर होगा कि बैंक ऐसा क्यों कह रहा है। 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट है, बढ़ते हैं आगे पीएमटी की तरफ। आज का फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल आपका कोई क्लास डे नहीं है, इसलिए कल के दिन हमें ये करना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कंपनी टेकन अ लोन ऑफ ₹5 लाख एट द रेट ऑफ 7.5% पर एनम फॉर 5 years, कैलकुलेट द ईएमआई टू बी पेड मंथली। अब जिस पर्सन ने लोन लिया था यानी कि कंपनी ने, उसने क्या बोला, भाई ये तो अमाउंट बहुत ज्यादा है, तुम तो मेरे से 2,17,814 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हो, मैं तो 5 लाख का लोन ले रहा हूँ, यानी कि लगभग तुम मेरे से आधा पैसा ले रहे हो। समझे मेरी बात, बैंक कह रहा है और हम कह रहे हैं बैंक से कि लगभग सर जी आप तो हमसे 2,17,814 रुपए ले रहे हो, इतना आधा अमाउंट तो आप लोन का ज्यादा ले रहे हो हमसे, तो क्यों ले रहे हो हमसे इतना, ऐसा मत करो भाई, गरीबों में ऐसे जुल्म मत डालो। तो बैंक ने फिर हमें ये समझाया, बैंक ने समझाया देखो जी लोन का अमाउंट क्यों बढ़ रहा है आपका, क्योंकि आप मुझे इंटरेस्ट नहीं दोगे। पहले प्रॉब्लम को समझो ध्यान से, बैंक ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि बैंक ने साफ साफ दिखा दिया आपको इसलिए देना पड़ेगा ये सब, क्योंकि आप मेरे को इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो। अगर आप मुझे हर महीने कुछ कुछ अमाउंट देते रहोगे ईएमआई के रूप में, तो आपका टोटल अमाउंट इतना बैठेगा ही नहीं 5 साल बाद। हमने बोला जी बताओ कौन सा तरीका है, तो बैंक ने हमें ईएमआई वाला फंक्शन बताया। बैंक ने बोला कि आप ईएमआई फंक्शन से मैं जो अमाउंट बताऊंगा वो आपको पे करना है, और हमने बोला बैंक को जी निकालो फंक्शन, हमने बोला ठीक है, बैंक ने कहा ठीक है, तो हमने इक्वल टू पीएमटी फंक्शन लगाया, बैंक ने इक्वल टू पीएमटी फंक्शन लगाया, और पहले डेफिनेशन को पढ़ा कि ये क्या करता है, ये कैलकुलेट करता है उस पेमेंट फॉर अ लोन बेस्ड ऑन कांस्टेंट पेमेंट्स एंड अ कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है जो स्थिर होता है, वो जो चेंज नहीं होता। ईएमआई का मतलब होता है एक ऐसी अमाउंट जो आपको कांस्टेंट बेसिस में कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट के साथ कांस्टेंटली पे करना है। दोबारा बोलता हूं,
कांस्टेंट पेमेंट कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट के साथ कॉन्स्टेंटली पे करना है। कॉन्स्टेंटली का मतलब हर महीने, कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट का मतलब 7.5% डिवाइडेड बाय 12, समझ में आया? डिवाइडेड बाय 12 क्यों बोला मैंने? एंड कांस्टेंट अमाउंट मतलब कि ईएमआई जो होती है वो उसका फुल फॉर्म होता है इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। तो हर महीने जो किस्त बनेगी आपकी वो इक्वल होगी। तो ध्यान रखना, इसमें 3 शब्द बोले मैंने। क्या क्या बोले मैंने? कांस्टेंट पेमेंट, कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट एंड कांस्टेंट पीरियड। कोई कुछ कहना चाह रहा था? अच्छा, मैं नहीं बोल दे सारा। तो इक्वल टू पीएमटी लिखिए, कंट्रोल ए दबाइए। अब वो रेट पूछ रहा है, ध्यान से बनेगी एक चीज। अब जो मैं रेट डाल रहा हूं मैं 7.5% डाल रहा हूं गाइस। जब आप एक महीने की किस्त बनाओगे तो एक महीने की किस्त क्या होगी, जरा इसको ध्यान समझना। आपके लोन की जो एक महीने की किस्त होगी वो डिसाइड करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5%। पर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पूरे साल का है। कहने का मतलब ये है, ये जो ब्याज दर है, इस ब्याज दर से तो आपको पूरे एक साल का इंटरेस्ट पे करना है। और अभी तो आप ईएमआई निकाल रहे हो। ईएमआई का मतलब ये होता है कि आप बैंक को जो किस्त पे कर रहे हो उसके अंदर एक तो लोन का पैसा भी है थोड़ा सा, और थोड़ा सा इंटरेस्ट भी है। तो जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट का जो रेट होगा वो सालाना थोड़ी ना लगेगा, वो तो मंथली लगेगा ना। इसीलिए आपको 7.5% रेट की लिखना, आपको यहाँ पर इसको डिवाइड बाय 12 करना है। छवि ये बताओ बेटा, डिवाइड बाय 12 क्यों करना है? सर क्योंकि हम ईयरली नहीं दे रहे, हम मंथली दे रहे हैं, तो इसलिए हम डिवाइडेड बाय 12 कर रहे हैं। शाबाश बच्चा। तो हम जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो मंथली करेंगे। तो भाई अगर हम ईएमआई मंथली दे रहे हैं, उस ईएमआई के अंदर एक तो लोन का थोड़ा सा पैसा है प्लस इंटरेस्ट का रेट भी है। तो भाई मैं क्यों पूरे के पूरे साल का ब्याज के दर के हिसाब से दूं? मैं तो एक महीने के ब्याज के दर के हिसाब से दूंगा ना। कहने का मतलब क्या है, ये 7.5% इंटरेस्ट पूरे एक साल का है, तो मैं डिवाइड बाय 12 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मंथली इंटरेस्ट रेट के बेसिस में देना है। बात करते हैं एन पर की। एन पर का मतलब हमने पढ़ा था नंबर ऑफ पीरियड्स। मैंने यहाँ पे लिख दिया 5। 5 का मतलब है 5 साल, और इस रेट का मतलब है मंथली रेट। तो ये रेट मंथली है, और ये जो एन पर है इसकी जो यूनिट है वो ईयर है। मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए अगर लेंथ आपको सेंटीमीटर में गिवन है और ब्रेड्थ मीटर में गिवन है तो आंसर कभी भी नहीं आ सकता। आपको दोनों में से एक, दोनों यूनिट को कॉमन करना पड़ेगा। उस रेक्टेंगल की भुजाओं में आपको लेंथ और ब्रेड्थ की यूनिट एक रखनी पड़ेगी, तभी आप उसका एरिया निकाल सकते हो। ध्यान रखना, कभी भी 2 और 2 की मल्टीप्लाई नहीं हो सकती यदि 2 और 2 की यूनिट अलग अलग है। आप बोल तो सकते हो 2 टू द 4 होता है, बट अगर मैं बोलूंगा 2 सेंटीमीटर इंटू 2 मीटर तो इसका कोई आंसर नहीं आ सकता गाइस, क्योंकि इन दोनों की यूनिट अलग अलग है। सेम 2 आवर्स प्लस 3 मिनट्स, ये कभी नहीं हो सकता। 2 आवर्स प्लस 3 मिनट्स होके कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि 2 आवर्स और 3 मिनट्स की जो यूनिट है वो अलग अलग है। यानी कि सिंपल कहने का मतलब क्या है कि मैथमेटिक्स में जो कैलकुलेशन होती है वो तब होती है जब यूनिट सेम होती है। इसकी यूनिट मंथली है, इसकी यूनिट ईयरली है, तो बताओ क्या करेंगे? इंटू 12 कर देंगे सर। बिल्कुल, इसको हम इंटू 12 कर देंगे। तो देखो अब इसकी यूनिट भी मंथली हो गई, ये भी मंथली हो गया। क्यों? क्योंकि मैं निकाल के आ रहा हूँ पीएमटी। पीएमटी का फुल फॉर्म क्या होता है? पर मंथ टोटल। पर मंथ टोटल का मतलब क्या है? हर महीने मुझे कितनी किस्त बैंक को देनी है, तो उसके लिए मैं हर चीज मंथली तो लूंगा। अब बात करते हैं पीवी की। पीवी क्या लिखूंगा यहाँ पे, ये बताओ। तो फाइव आंसर आ जाना चाहिए तब तक। भानु ने दे दिया आंसर, वेरी गुड। हम इसे 5 लाख रुपए लिखेंगे। 5 लाख रुपए हम इसलिए लिखेंगे वो भी पॉजिटिव में, क्योंकि ये पैसा आपने जब लिया था लोन तो ये इनफ्लो ऑफ कैश था। अब हम जब ईएमआई निकालेंगे तो ये आउटफ्लो ऑफ कैश होगा। आउटफ्लो मतलब पैसा जाएगा। अब यहाँ पर एफपी क्या डालेंगे बताओ? एफपी डालेंगे या नहीं डालेंगे? एफपी बताइए भी सबके सब।
तो वैभव कह रहे नहीं डालेंगे, भानु कह रहे नहीं डालेंगे। याद है आपको मैंने कल एक चीज बताई थी, कल मैंने जब क्लास ली थी मैंने बताया था कि फाइनेंशियल फंक्शंस में जो ये डायलॉग बॉक्स आता है ये 5 चीजें पूछता है, 5 में से 3 चीजें बोल्ड की होती हैं। ये मैंने क्या बताया था इसके पीछे रीजन, 3 चीजें बोल्ड की होती हैं। जैसे अभी इसमें 3 चीजें बोल्ड है, इसके पीछे क्या कारण है कल बताया था मैंने, जल्दी बताओ भाई। भानु, छवि, इंद्रजीत, मोहम्मद सैफी, सोनू, वैभव, आंसर दो। बोल्ड वाली कंपलसरी होती है। बोल्ड वाली कंपलसरी होती है, एक जवाब ये आया। बाकी लोग बताइए। भानु आप बताओ, जिनको पता है वो बताओ, जिनको नहीं पता हो मैसेज में नो लिखो, फटाफट से जल्दी क्विक। सर क्योंकि सर मैं इसमें एक चीज तो मैं निकालनी है, 3 हमें सर गिवन है इसमें। सर इसमें तो सर गिवन है हमें सर, तो देखो सिंपल सा रीजन है, मैंने कल बताया था आपको कि फाइनेंशियल फंक्शंस के अंदर जब भी आप कोई फंक्शन की कैलकुलेशन करते हो तो 5 में से 3 चीजें बोल्ड होने का रीजन ये होता है कि 5 में से कोई भी 3 चीजें देना जरूरी है, कोई भी। अब ऐसा नहीं है कि जैसे इंद्र जी ने कहा बोल्ड वाली चीजें देना जरूरी है, ऐसा नहीं है इंद्र जी, वो आपको अभी लग रहा है। याद करो जब हमने पी भी निकाला था, एफ भी निकाला था, तो उस टाइम पे जो पीएमटी था वो भी बोल्ड था। कहने का सिंपल सा मतलब क्या है कि इन 5 में से 3 चीजें बोल्ड होने का मतलब क्या है कि कोई भी 3 चीजें देना जरूरी है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अवर क्वेश्चन, क्या देना है। सर 3 से आंसर आ जाता है, हाँ ये भी एक कारण है। जैसे अर्शन बता रहा है कि 3 से आंसर आ जाता है, देखो यहाँ पे आंसर आ भी गया, 10,018 रुपये 97 पैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो। अब हम इसे ओके करेंगे, ओके करते हैं यहाँ पर अमाउंट आ गई है। अब ये नेगेटिव क्यों आया बताओ जरा, पॉजिटिव क्यों नहीं आया? सर क्योंकि हम वापस कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। ये आउटफ्लो ऑफ कैश है, आउटफ्लो मतलब जाएगा। तो अगर हम हर महीने इतना पैसा पे करेंगे तो टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा ये बताओ, टोटल कितना पैसा हम देंगे इसको, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा ये बताओ। इंटू 60 कर देंगे इस अमाउंट में। बहुत बढ़िया, हम इस अमाउंट की गुणा कर देंगे 60 से। 60 से क्यों? क्योंकि हम इसको कितनी बार पे करेंगे, 5 साल तक पे करेंगे, और हर साल में कितने महीने हैं, 12। तो यानी कि 60 टाइम्स हम इस अमाउंट को पे करेंगे। जो मैंने आपको बताया था एन पर, एन पर का मतलब होता है नंबर ऑफ पेमेंट्स, नंबर ऑफ पेमेंट्स भी होता है एन पर का मतलब। नंबर ऑफ पीरियड्स तो है ही कि 60 मंथ्स का हम इसमें पेमेंट करेंगे, तो टोटल कितना बैठेगा ये देखो जी। यहाँ पर हम पे कर रहे थे लोन का पैसा कितना, 7,17,814, और अगर हम इस हिसाब से पेमेंट करेंगे तो बैंक को बस हमें 6,01,138 देना है। अगर मैं 7,17,814 में से घटाता हूँ 6,01,138, तो हम पहले वाले केस में यानी कि इस वाले केस में बैंक को 1,16,676 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे होंगे, और अगर हम इस हिसाब से देंगे पेमेंट तो हमारा इतना फायदा होगा। इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है जो मैं कर रहा हूँ। कि मैंने इसको 60 से इंटू क्यों करा, पर्सन ये बताओ 60 से इंटू क्यों करा, छवि तुम बताओ 60 से इंटू क्यों करा? सर क्योंकि 5 साल का था। 5 साल का था तो बेटा 5 से इंटू करता ना। जवाब देते जाओ क्वेश्चन के, सीखते जाओ, बिना जवाब दिए कुछ न सीखते जाओ। सर वो 5 साल में वो 60 वो होते हैं ना महीने। अच्छा 5 साल में 60 महीने होते हैं, बहुत बड़ा राज खुल गया भैया, क्या बात है, कुछ राज नहीं रहा। 1,16,676 रुपये में एक्स्ट्रा दे रहे होंगे पिछले वाले केस के अकॉर्डिंग, और इस केस के अकॉर्डिंग हमारा इतना पैसा बच जाएगा। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है सोनू, मैंने पढ़ो इसे बेटा। क्या पीएमटी करेक्ट चार्ज हुआ है? तो देखो एक ग्रीन कलर की शीट आएगी ये वाली, ये तो मैंने कैलकुलेट कर रखी है, आपको ये वाली कैलकुलेट करनी है, ये मैंने कर रखी है। इसमें मैंने बता रखा है कि अगर बैंक आपसे हर महीने इतना पैसा ले रहा है तो टोटल ओवरऑल जो वो ले रहा है क्या उससे लोन का पूरा पैसा खत्म हो रहा है? तो देखो लोन का पूरा पैसा खत्म हो रहा है, 5 लाख रुपए आ रहा है यहाँ पे। यहाँ 5 लाख रुपए क्यों आ रहा है? क्योंकि टोटल आप बैंक को जितना पैसा दे रहे हो ना उसके अंदर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो प्रिंसिपल अमाउंट इतनी है कि वो लोन को खत्म कर दे।
और हर बार जो आप किस्त दे रहे हो उसका एक टुकड़ा जो आप लोन का पैसा चुकता कर रहे हो, टोटल 5 लाख रुपए बैठ रहा है। जरा इतना सा सोचो अंकल आंटीज कि जो मैंने क्वेश्चन का आंसर निकाला है 10,018 रुपए, आप ही बताइए मुझे क्या सच में ये किस्त बनेगी? ये भी तो एक क्वेश्चन मार्क है। जैसे मान लीजिए बैंक हमें पहले कह रहा था कि आपको 7,17,814 रुपए देना 5 साल बाद, तो हमने ये वाला तरीका निकाला। इस तरीके से हमें पता चल गया ऐसा बैंक क्यों कह रहा है। जब हमने खुद अपने तरीके से निकाला जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, तब हमें क्लियर हुआ अच्छा बैंक इसलिए कह रहा है कि 7,17,814 इसलिए देना है क्योंकि इंटरेस्ट बैंक लोन में जोड़ता चले आ रहा है, क्योंकि लोन का इंटरेस्ट हम इसे दे नहीं रहे, तो बैंक ये सोच रहा है मेरी कमाई भी इसके पास ही है, इस नालायक के पास, इसीलिए मैं इंटरेस्ट भी इसी लोन के अंदर जोड़ता रहूंगा और आपके कंपाउंड इंटरेस्ट को बनाते रहूंगा, कितना पैसा बनेगा। तो यहाँ से तो हमें क्लियर हो गया था, पर क्या हमें इसको देखकर ही क्लियर हो रहा है कि सच में जो अमाउंट है ये हमारे लोन को चुकता करेगी? हो सकता है 9,000 रुपये इंस्टॉलमेंट बैठ रही हो, पता 10,018 रहा है, मान लेते हैं बैंक ने मेरे को बोला कि आपको इंस्टॉलमेंट कितनी देनी है, 12,000 देनी है हर महीने। अब 12,000 रुपये के हिसाब से कैसे बैठ रहा है 5 लाख रुपए का लोन, ये बताओ। ये कोई नहीं बता पाएगा आप में से। क्यों नहीं बता पाएगा? क्योंकि हमें मेथड्स नहीं पता कैसे निकालें कि अगर हर महीने हम एक पर्टिकुलर अमाउंट पे कर रहे हैं बैंक को, तो कैसे ये फाइंड आउट करें कि टोटल 60 महीने बाद ही लोन का पैसा खत्म हो जाएगा। समझ पाए मेरी? सर क्योंकि इसमें ये पता नहीं चल रहा है इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं और हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना लैस हो रहा है। बहुत बढ़िया, शाबाश। ये हुई ना बात, इसने आंसर दिया है, अब आएगा मजा। क्योंकि हमें इसमें ये पता नहीं चल रहा प्रिंसिपल कितना इंटरेस्ट कितना है। बिल्कुल सही लॉजिक दिया सोनू ने, सटीक, बिल्कुल शाबाश। क्योंकि हमें इंटरेस्ट के बारे में पता नहीं चल रहा, प्रिंसिपल के बारे में पता नहीं चल रहा। अगर वो पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा सब कुछ। तो वही पता करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो देखते हैं जरा क्या लॉजिक है। सबके सब ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके बाद आपका फाइनेंशियल फंक्शंस फिर खत्म हो जाएगा। ये लास्ट स्लाइड है आपकी अच्छी। आधा घंटा हमारे पास है, आधा घंटा है ना? नहीं, आधा घंटा नहीं, 15 मिनट है केवल। तो देखिए, अब बैंक ऑफ इंडिया है लोन टेकन। बैंक ऑफ इंडिया ने हमें लोन दिया। जब हमने लोन लिया तो 5 लाख रुपए हमने रिसीव करे। बिकॉज हमने वो रिसीव करे इसलिए प्लस है, ये पैसा मेरे पास आया इस ब्याज दर से 5 साल के लिए। अब मुझे निकालना है ईएमआई। तो ईएमआई निकालने के लिए हमने क्या बोला, इक्वल टू पीएमटी। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप एक्सेल के अंदर काम करते हो तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि ये जो लोन टेकन है 5 लाख रुपए, इंटरेस्ट 7.5% का दर, ईयर्स 5 और ईएमआई कुछ नहीं, तो आपको जस्ट इसके बगल में ये भी लिखना चाहिए। ये हमारे लिए ये है, पर एक्सेल के लिए इनका मतलब ये है। अगर आप अपनी लैंग्वेज को एक्सेल की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके एक्सेल को बता दोगे तो आप एक्सेल सीख जाओगे। कंप्यूटर के सीखने का मतलब क्या है कि अपने इनपुट्स को जो आप समझते हो वो कंप्यूटर को बताना, कंप्यूटर की लैंग्वेज में। अगर आप उसे बता देते हो तो आपको कंप्यूटर आ गया। तो लोन टेकन पीवी होता है, इंटरेस्ट रेट होता है, टोटल ईयर्स एन पर होता है, और ईएमआई पीएमटी होता है। अब पीएमटी यानी कि ईएमआई निकालते हैं, इक्वल टू पीएमटी हमने लगाया, कंट्रोल ए दबाया, यहाँ पर रेट पूछ रहे तो डाल दिया, ये डिवाइड बाय 12, टैब दबा के नीचे आ गए, एन पर लिया इंटू 12, टैब दबा के नीचे आए, पीवी ले लिया बस, और फिर ओके कर दो। तो अमाउंट आ रही है 10,018 रुपये 97 पैसे। अब हम इस अमाउंट को 2 टुकड़ों में बांटेंगे, पीपीएमटी और आईपीएमटी के नाम से। देखो, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि पीएमटी को पीएमटी बोलते हैं क्यों। यहाँ पर मैं एक बार और पीएमटी निकालूंगा। सर एक बार दोबारा, हाँ मैं दोबारा कर रहा हूँ। सर एक बार दोबारा, जो अमाउंट आई है कौन सी अमाउंट? कौन सी अमाउंट कह रहे हो? 4 अमाउंट निकाली थी ये, दोबारा बोलो, आवाज नहीं आई। निकाली थी ईएमआई वाली। हाँ उसी को निकालूंगा तो कंप्लेंट करो। देखो, इस टेबल को बनाने के लिए आपको एक्सेल में क्या करना है, पहले आपको पीरियड लिखना है, फिर पीपीएमटी, आईपीएमटी, पीएमटी और क्रॉस चेक। क्रॉस चेक क्यों लिखना है उसके पीछे एक रीजन है। 1 लिखो, एंटर दबाओ, 2 लिखो, एंटर दबाओ। 1 और 2 को ऐसे सेलेक्ट करो और ऐसे ड्रैग कर दो जब तक 60 ना आ जाए। बस 60 आ गया और छोड़ दो। क्यों 60 तक लाया मैं? क्योंकि मुझे आपको ये बताना है कि हर महीने जो हम पे कर रहे हैं क्या सच में पीपीएमटी के तहत हमारा लोन खत्म हो रहा है। जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, the amount which we are paying monthly
is capable enough to cover our loan। ये है जी हमारा क्वेश्चन। तो अब हमें पीएमटी निकालना है पहले, तो इक्वल टू पीएमटी मैंने दोबारा लिखा, कंट्रोल ए दबाया, पर इस बार मैं थोड़ा अलग अंदाज में चलूंगा। मैं रेट को सेलेक्ट करूंगा ये और F4 दबाऊंगा और डिवाइड बाय 12। फिर मैं एन पर को सेलेक्ट करूंगा 5, F4 दबाऊंगा इंटू बाई 12। फिर पीवी को सेलेक्ट करूंगा मैं ये, F4 दबाऊंगा। मैंने सब पे F4 क्यों दबाया, क्योंकि मैं इस फॉर्मूले को नीचे लेके जाऊंगा अपने साथ ड्रैग करके। तो ड्रैग करते वक्त मेरे लिए तीनों की तीनों वैल्यूज हमेशा यही रहने वाली है, बदलनी नहीं चाहिए, इसीलिए मैं ड्रैग करते नीचे तक जब जाऊंगा तो आप देखोगे हर महीने एक ही अमाउंट में बैंक को दे रहा हूँ। तो ये है पीएमटी। अब बात करते हैं पीपीएमटी क्या होता है। पीपीएमटी का फुल फॉर्म होता है ये, प्रिंसिपल पर मंथ टोटल। प्रिंसिपल पर मंथ टोटल का मतलब सिंपल सा ये है कि जो भी आप उसे पीएमटी दे रहे हो उसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रहे हो पहले महीने। ध्यान रखना, भले ही पीएमटी आप हर महीने जो भी दे रहे हो, हर महीने जो भी आप बैंक को किस्त दे रहे हो वो इक्वल है, बट एक्चुअल लेवल पे इंटरेस्ट और पीपीएमटी यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट हर महीने चेंज होता रहता है। ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है कि भाई अगर तुम बैंक को किस्त दे दोगे और उस किस्त के अंदर लोन का पैसा भी जाएगा तो अगले महीने जो इंटरेस्ट बनेगा वो कम ही तो होगा, क्योंकि आपने कुछ लोन का पैसा दे दिया। इसी वजह से जो हमने पीछे अमाउंट कैलकुलेट करी थी वो हमारी करीबन 6,01,000 आ रही थी। इसलिए आ रही थी 6,01,000 रुपये, क्योंकि हम इंटरेस्ट हम प्रिंसिपल अमाउंट इस किस्त के साथ हर महीने बैंक को दे रहे हैं, इसी वजह से तो ऐसा होता है। तो अब हमें पीपीएमटी के तहत ये निकालना है कि जो हम पहले महीने में बैंक को किस्त दे रहे हैं 10,18 रुपये 97 पैसे, यानी कि ये वाली अमाउंट जो हम पहले महीने में दे रहे हैं, इसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट कितना जा रहा है। तो इक्वल टू पीपीएमटी फंक्शन हम लगाएंगे। पीपीएमटी और पीएमटी में कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत ही सिंपल है, सब कुछ चीजें देखो वही हैं। रेट डाल दो, दिस सेल, इसको भी F4 आपको करना है क्योंकि ये भी तो मंथली निकालोगे। जब मंथली निकालोगे तो आपको क्या करोगे, इसे डिवाइड बाय 12। F4 क्यों करा, क्योंकि आप इसे ड्रैग करोगे, ड्रैग करने के बाद रेट यही रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, इसीलिए B3 को फ्रीज करा मैंने। अब टैब दबा के पर पूछ रहा है, पर में लेंगे पीरियड, कि कौन से पर्टिकुलर पीरियड का आप ही पीपीएमटी निकाल दो, यानी कि कौन से महीने का आप प्रिंसिपल अमाउंट निकालना चाह रहे हो। हमने बोला जी हम पहली किस्त पे करेंगे तो उसका बता दे। जो पहली किस्त आप पे करोगे उसका प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए आपने A9 सेल क्यों सेलेक्ट करा, बताओ। और इसको फ्रीज क्यों नहीं करेंगे ये बताओ। कोशिश करो। पीरियड चेंज होता रहेगा। बिल्कुल सही वैभव भी बता रहे हैं, इंद्र जी बता रहे हैं कि पीरियड चेंज होता रहेगा। देखो जब मैं ड्रैग करूंगा इस फॉर्मूले को तो 1 बन जाएगा 2, 2 बन जाएगा 3, तो उससे ऑटोमेटिकली फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ का प्रिंसिपल अमाउंट निकलता रहेगा। प्रिंसिपल अमाउंट कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है, इससे डरो मत। प्रिंसिपल अमाउंट वह अमाउंट होती है जो लोन का अमाउंट होता है, और इंटरेस्ट अमाउंट वो अमाउंट होता है जो बैंक को देना होता है। तो लोन अमाउंट अलग निकलता है, इंटरेस्ट अमाउंट अलग निकलता है, वो ये भी हम कर रहे हैं। एन पर क्या होगा, एन पर में मैंने इस वाली 5 वाली सेल को सेलेक्ट करा, इसको F4 किया क्योंकि ये भी चेंज नहीं होना चाहिए, और इसको इंटू कर दिया 12 से। ध्यान रखना मैंने इंटू 12 से क्यों करा, क्योंकि टोटल 60 महीने मैं लगातार हर महीने ये पेमेंट करता रहूँगा। और पीवी में हमें लेना है प्रेजेंट वैल्यू में ये वाला सेल रेफरेंस, वो भी पॉजिटिव। ये भी फ्रीज होगा क्योंकि हर बार हर कैलकुलेशन के लिए, हर महीने की कैलकुलेशन के लिए, हर पर्टिकुलर मंथ की कैलकुलेशन के लिए जो पीपीएमटी निकलेगा उसमें जो लोन की अमाउंट होगी 5 लाख की होगी। समझ में आया, दोबारा बोलता हूँ, हर पर्टिकुलर महीने में 1 से लेकर 60वें महीने तक जो लोन की अमाउंट रहेगी जिसके बेसिस में हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट होगा वो 5 लाख की रहेगी। तो देखो जैसे ही मैं ओके करूंगा एक्सेल क्या करेगा, मंथली रेट देख लेगा यहाँ से, टोटल महीने देख लेगा यहाँ से, लोन का अमाउंट देख लेगा यहाँ से, और फिर एक्सेल देखेगा
कि कौन से महीने की बात कर रहे हैं, पहले महीने की, दूसरे महीने की, तीसरे महीने की, बस। और आपको इसे ओके करना है। तो देखो आंसर आया 6,893 रुपये 97 पैसे। यानी कि जो पहली किस्त आप बैंक को दोगे, माइनस में आ रहा है क्योंकि आप दोगे, पीपीएमटी माइनस में आ रहा है क्योंकि आप दोगे, तो पहली किस्त जो आप बैंक को दोगे पहले महीने की, वो 10,018 रुपये 97 पैसे है। तो उसके अंदर जो प्रिंसिपल अमाउंट जा रहा है, यानी कि जो हमारे लोन का पैसा जा रहा है, वो है 6,893 रुपये 97 पैसे। ठीक है, अब जरा इसको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्या ये सच आ रहा, सही आ रहा है, गलत आ रहा है। तो चलिए क्रॉस चेक करने चलते हैं। अगर ये सही आ रहा होगा तो पक्का इसलिए आ रहा होगा क्योंकि जो 5 लाख रुपए का लोन का पैसा है, जब उसकी गुणा 7.5% से होगी, तो जो निकल के आएगा वो तो 1 साल का अमाउंट होगा। ठीक है, बट अगर मैं उसको डिवाइड बाय 12 करता हूँ, ठीक है, 5 लाख की गुणा करते हैं 7.5% डिवाइड बाय 12, तो ये आएगा इंटरेस्ट अमाउंट 3,125। ध्यान से समझना जो मैं समझा रहा हूँ, 3,125। तो अगर मेरा आंसर बिल्कुल ठीक होगा तो आईपीएमटी भी 3,125 ही आना चाहिए। देखते हैं 3,125 से आता ही नहीं। इक्वल टू आईपीएमटी मैंने लगाया, कंट्रोल ए दबाया, सब कुछ चीजें वही देनी है दोबारा से, रेट भी वही देना है, F4 करना है, डिवाइड बाय 12 करना है, पीरियड में 1 लेना है, फ्रीज नहीं करना है, टाइम पर में 5 लेना है, फ्रीज करना है, इंटू 12 करना है, और पीवी में 5 लाख रुपए देना है। ये सब चीजें मैंने आपको बता दिया, रेट पर एन पर पीवी के ऊपर। अब इसे हम ओके करेंगे। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो पहले महीने जो मैं किस्त दे रहा हूँ बैंक को 10,018 रुपये 97 पैसे, उसमें जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो है 3,125। देखो आ गया 3,125। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर मैं क्रॉस चेक करता हूँ इक्वल टू पीपीएमटी प्लस आईपीएमटी, तो देखो ये अमाउंट भी वही आ रही है जो हमने यहाँ निकाली थी। इसका मतलब हम सब कुछ सही करते हैं। आया सब कुछ समझ में? अब ध्यान से देखो, मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ एक और तरीके से। जरा चेक करते हैं कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो अगले महीने की सही आ रही है, गलत आ रही है। अगले महीने की प्रिंसिपल अमाउंट आ रही है 6,937 और अगले महीने का इंटरेस्ट अमाउंट आ रहा है ये। अब देखो ये इंटरेस्ट अमाउंट पहले के मुकाबले कम हुआ है। पहले महीने का जो मैं इंटरेस्ट दे रहा था 3,125 दे रहा था, अगले महीने का 3,081 क्यों आया? जरा निकालते हैं इसको। जो फर्स्ट महीने का इंटरेस्ट रेट है वो कैसे निकालेंगे? इक्वल टू 5 लाख रुपए है, ये पैसा आपके पास पड़ा रहा कब तक? 1 महीने तक। तो आप इसकी कीमत चुकाओगे 7.5% डिवाइड बाय 12। क्यों भाई 7.5% डिवाइड बाय 12 क्यों? क्योंकि 1 महीने की कीमत निकालने के लिए 7.5% को डिवाइड बाय 12 ही करते हैं, क्योंकि आपको 1 महीने का निकालना है। तो 1 महीने की कीमत कितनी बनेगी इसकी? 3,125। और देखो 3,125 ही आ रहा है। आया सबको समझ में? फिर 1 महीने की जो आप किस्त दोगे 10,018 रुपये 97 पैसे, ध्यान से समझना मैं जो भी बता रहा हूँ, जो आप 1 महीने की किस्त दोगे 10,018 रुपये 97 पैसे, उसके अंदर इतना तो ब्याज दे रहे हो और इतना प्रिंसिपल अमाउंट दे रहे हो, यानी कि इस अमाउंट से आपका लोन चुकता हो रहा है। तो जरा चेक करते हैं कि लोन चुकता होने के बाद कितना बनेगा। तो पता ही है आपको, अब ये बताना है कि 1 महीने बाद ये कैसे पता करें कि हमारे पास कितना लोन का पैसा है। मान जाओ मुझे बता देगा। 1 महीने बाद ये कैसे पता करेंगे कि मेरे पास लोन का पैसा कितना है? जैसे अब पहले क्या हुआ था, हर साल मेरे को 5 लाख रुपए, इस बार बताओ 5 लाख माइनस पीपीएमटी। 5 लाख में से घटा दो कितना पैसा? 6,893 रुपए। जब आप इसको घटाओगे 6,893 रुपए ऐसे 97 पैसे, ये क्यों घटाएंगे? ये क्यों नहीं घटाएंगे पीएमटी? ये बताओ पहले। हमने प्रिंसिपल क्यों घटाया, हम पीएमटी क्यों नहीं घटा रहे? पे तो हम ये कर रहे हैं ना, तो ये क्यों घटा रहे हैं? ये भी आपको बताना है सबको। बताओ बेटा, सबके सब बताओ। क्योंकि सर इसमें साथ में हम इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं प्रिंसिपल के साथ, लेकिन हमें प्रिंसिपल घटाना है बस। हमें प्रिंसिपल को घटाना है क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट से हम लोन चुकता करते हैं। ये बिल्कुल लॉजिकल चीज़ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई रटना नहीं है। बहुत सिंपल है कि जब आप पीएमटी पे कर रहे हो तो उसके अंदर जो लोन का पैसा है वो तो पीपीएमटी है ना, इसीलिए 5 लाख में से ये घटेंगे, ये नहीं घटेगा। तो 1 महीने बाद आपके पास इतना पैसा बचा है, देखो 4,93,106 रुपए। अब इसका ब्याज निकालते हैं, कितना बैठेगा? गुणा 7.5%,
डिवाइड बाय 12 कितना आ रहा है जी? 3081 रुपये आ रहा है। और यहाँ देखो क्या आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये तरीका होता है जी एक्सेल को मैथमेटिक्स से समझना। जिन लोगों को समझ में नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ, वो वीडियो को दोबारा देखना राउंड कर करके, और उन बातों को गौर करना जो मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ कि पीएमटी के अंदर जो हम हर महीने अमाउंट पे कर रहे हैं, और इस सच को देखना कि पीएमटी के अंदर जो मैं हर महीने किस्त दे रहा हूँ, उस पर्टिकुलर हर महीने की जो किस्त में प्रिंसिपल अमाउंट है वो हर महीने के हिसाब से अलग अलग होगा। इंटरेस्ट कम होता रहेगा, क्योंकि भाई अब अगर आप किस्त जमा करते रहोगे और पीपीएमटी के तहत प्रिंसिपल अमाउंट देते रहोगे, तो अगले महीने का जो इंटरेस्ट होगा वो भी तो कम बनेगा ना, क्योंकि आपके पास अब 5 लाख रुपए नहीं रह गए, अब आपके पास 4,93,106 रुपए थे। ठीक है, अब आप इसको नीचे तक ड्रैग कर लो, लास्ट में पूरा नीचे तक ड्रैग कर लो इस फॉर्मूले को 60 तक। ये समझने के बाद आप पूरा ड्रैग कर लेना, तो देखो ये निकल जाएगा कि 60वें महीने में टोटल आपको इतना पैसा देना है अपनी इस किस्त के अंदर, प्रिंसिपल अमाउंट। और इंटरेस्ट अमाउंट भी निकाल सकते हो आप इसी को फॉर्मूले को ड्रैग करके, क्योंकि आपने सब कुछ फ्रीज, जो भी मैंने बताया था फ्रीज करना है, क्या नहीं करना है, क्यों करना है, मैं सब कुछ क्लियर कर चुका हूँ। तो हमने इसको भी ड्रैग करा। तो देखो इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट क्यों कम हो रहा है आप देख सकते हो। सच को देखो जरा ध्यान से, इंटरेस्ट क्यों कम हो रहा है? क्योंकि हर महीने जो आप बैंक को पैसा दोगे प्रिंसिपल अमाउंट, तो अगले महीने का जो इंटरेस्ट बनेगा वो कम होगा, क्योंकि आपके पास अब जब लोन है वो लोन कम होता चले आ रहा है। कैसे कम होता चले आ रहा है? इंटरेस्ट क्यों कम हो रहा है? क्योंकि आपके पास जो लोन का पैसा है वो कम हो रहा है। अब आपके पास लोन का कम पैसा पड़ा है हर महीने के अंदर, इसीलिए बैंक का जो इंटरेस्ट है वो कम होता चले आ रहा है। जरा यहाँ पर ये भी चेक कर लेते हैं कितना पैसा हमारे पास हर महीने के अंत में, ये भी देखते हैं जरा, इस सच को भी देखते हैं। यहाँ मैंने एक सेल बनाया, उसका नाम लिखा मैंने लोन अमाउंट आई हैड। तो एक महीने बाद मेरे पास पैसा कितना होगा? इक्वल टू, बताइए जरा, कोई बता सकता है फॉर्मूला क्या होगा? 5 लाख, बताइए। पल्ले नहीं पड़ा था। पीपीएमटी माइनस कर देंगे इसमें से। अब आप एक बात का ध्यान रखना, जब आप इसको घर पे करोगे ना तो माइनस मत कर देना, क्योंकि माइनस इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। अगर आपने माइनस कर दिया तो माइनस और माइनस प्लस होता है, तो आपको इसमें प्लस करना है इस वाली सेल से, क्योंकि जब आप ये करोगे तो देखो इसका माइनस वाला फैक्टर इधर आ जाएगा, तो ये 5 लाख में से घट जाएगा ऐसे। तो देखो आपके पास एक महीने के बाद इतना पैसा बचा हुआ है, फिर आपको क्या करना है? इक्वल टू इस वाली अमाउंट में से माइनस करना है इस वाली अमाउंट। ऐसा करते 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 जब हम ड्रैग करते रहेंगे, इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे, तो आप ये देखोगे 60वें महीने के अंत में आपके पास 0 बचा है। आगे ना 0, ये 0 इस बात का प्रूफ है कि आपके पास अब कुछ भी नहीं है 60 महीने के एंड में, क्योंकि आप हर महीने जो किस्त दे रहे हो उस किस्त के तहत आप लोन का अमाउंट चुकता करते जा रहे हो प्रिंसिपल अमाउंट से। और अब फाइनली उस सच को देखते हैं जिस सच के बारे में बात कर रहा था कि क्या पीएमटी जो मैं हर महीने पे कर रहा हूँ, क्या उससे सच में मेरा 5 लाख रुपए 60 महीने के बाद चुकता हो जाएगा? तो जरा हम यहाँ पर कर्सर रखते हैं इस वाली सेल पे गाइस, और ऑल्ट इक्वल टू करते हैं। जैसे हम यहाँ पर ऑल्ट इक्वल टू करेंगे तो एक्सेल क्या करेगा? पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो जरा मैं एक बार चेक करता हूँ ये सही से ले रहा है नहीं ले रहा। 1 से लेकर, ठीक है, 60 तक जा रहा है, वेरी गुड। अब मैं एंटर करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? 5 लाख रुपए, जो बिल्कुल सही है। तो इससे हमने ये भी पता कर लिया, मतलब ये जो भी हमने करा वो क्या करा, क्या पीएमटी करेक्ट चार्ज हुआ है, ये हमने पता करा कि जो पीएमटी बैंक वादा कर रहा है हमसे, ये साबित कर रहा है कि आपको हर महीने इतना देना है, क्या सच में उस पीएमटी को हर महीने जमा करने के बाद मेरा लोन चुकता हो जाएगा? तो उसका सच हमने पता करा, हाँ हो जाएगा, क्योंकि उस पीएमटी के अंदर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कम, वो इतना है, और 60 महीने बाद वो टोटल 5 लाख रुपए बैठ रहा है। और हमने इस सच को भी देख लिया कि 60 महीने बाद जो लोन का पैसा है हमारे पास हर महीने देखो कैसे कैसे कम होता चले आ रहा है, क्योंकि हम इंटरेस्ट देते चले आ रहे हैं बैंक को और प्रिंसिपल अमाउंट भी देते चले आ रहे हैं। तो माय डियर, हमने इस पूरी की पूरी शीट से ये सीखा कि जो पीएमटी होता है वो 2 टुकड़ों में बना हुआ होता है, पीपीएमटी और आईपीएमटी। पीपीएमटी होता है प्रिंसिपल अमाउंट जो हम हर महीने बैंक को दे रहे हैं, वो अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि अगर आप ईएमआई दोगे तो उसके अंदर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी जाएगा बैंक के पास, तो अगले महीने का जो इंटरेस्ट होगा वो कम निकलेगा। ऐसा करते करते पूरी चेन बनती रहेगी। तो कोई आपसे अगर ये पूछे
कि आईपीएमटी में इंटरेस्ट क्यों कम होता है, तो आप उसको बताना कि भाई अगर हम बैंक को पीएमटी देंगे, हर महीने इंस्टॉलमेंट देंगे, तो लोन का चुकता तो हो ही कर ही रहे ना हम पैसा, तो लोन का पैसा जब हम चुकता कर रहे हैं तो अगले महीने की जो किस्त बनेगी वो कम ही तो बनेगी, ठीक है। कम क्यों बनेगी, इंटरेस्ट कम क्यों आएगा, क्योंकि अब मेरे पास 4,93,000 नहीं बल्कि 4,86,000 रुपये बचे हैं। ऐसा करके आप उसे बता सकते हो। इसको भी क्रॉस चेक के लिए मैं ऐसे कर देता हूँ, देखो ये भी अमाउंट इक्वल आ रही है। जितनी भी चीजें मैंने करी है सब वीडियो में रिकॉर्डेड है, कैद है, तो आप इसको ध्यान से वीडियो को पॉज करके प्ले करके देखना और इस होमवर्क को कंप्लीट करना जो मैं आज सेंड करूंगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन था पीएमटी फंक्शन, हमने आज ये भी कवर कर दिया और आपका फाइनेंशियल फंक्शन का पूरा टॉपिक खत्म होता है। अगली क्लास जो हमारी थर्सडे की होगी उसमें मैं फाइनेंशियल फंक्शंस के डाउट्स कवर अप कर लूंगा, और जिसको प्रैक्टिस करने के बाद अगर समझ में नहीं आया हम इसको यहीं से क्लियर भी कर लेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। पर अपना होमवर्क सबके सब कंप्लीट जरूर करना। So my name is Akash Puyal from NIPS Webtech, and good morning to all of you and take care. Bye bye.